चलो हेडिंग डालो, डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। पहला पॉइंट लिखना, इट इज अगेंस्ट टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक। इट इज अगेंस्ट टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक। इट इज अगेंस्ट टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक। इट इज अगेंस्ट, राइट ऑन कर रहे हो, इट इज अगेंस्ट टू लॉ, नहीं जो लिख लियो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अगेंस्ट टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट वाज फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इट वाज फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। It was fail to stability of atom. Next point लिखना, according to classical electromagnetic theory, according to classical electromagnetic theory, according to classical electromagnetic theory, the revolving electron should lose energy continuously. The revolving electron should lose electron continuously. The revolving electron should lose energy continuously and travel in a spiral path. And travel in a spiral path. And travel in a spiral path. फुल स्टॉप डालो, इसके बाद लिखो, फाइनली इट मस्ट फॉल इनटू, फाइनली इट मस्ट फॉल इनटू, फाइनली इट मस्ट फॉल इनटू न्यूक्लियस. It must fall into nucleus, but it does not happen. But it does not happen. But it does not happen. Next लिखना, the atomic spectrum should be continuous band spectrum. The atomic spectrum, the atomic spectrum should be continuous band spectrum. The atomic spectrum should be continuous band spectrum due to continuous loss of energy. Due to continuous loss of energy. Due to continuous loss of energy. But it is a line spectrum. But it is a line spectrum. But it is a line spectrum. Next point, it cannot explain electronic structure of atom. It cannot explain the electronic structure of atom.
it cannot explain electronic structure of atom and energy of electron अब पॉइंट्स को समझो, ये ड्रॉबैक क्या है। देखो, उस समय फिजिक्स में एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। हाँ, तो उसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैक्सवेल ने क्या बोला था? कोई भी चार्ज पार्टिकल के अंदर जब क्या होगा? चार्ज होगा। जब चार्ज पार्टिकल के अंदर मोशन होगा तो क्या इमिट करेगा? रेडिएशन। और जब ये रेडिएशन इमिट करेगा तो उसमें क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी होता है, यानी एनर्जी लॉस होगा। और एक समय ऐसा होगा कि उस चार्ज पार्टिकल में सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा और वो रेस्ट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? आफ्टर लूजिंग ऑल एनर्जी इट बिकम इन रेस्ट पोजीशन। तो ये किसने बात बताया? मैक्सवेल ने। अब इस थ्योरी को रदरफोर्ड के साथ जोड़ के देखा गया। रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पाथ पे कंटिन्यूअस घूमता है, और रियल में घूमता भी है। लेकिन रदरफोर्ड का जो थ्योरी है वो ये है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ऑन देयर पाथ अराउंड न्यूक्लियस। इतना तो बोल के वो निकल गया, लेकिन मैक्सवेल उसको पकड़ लिया। उसने बोला कि ये चार्ज पार्टिकल तुम घुमा रहे हो कंटिन्यूअस, तो हमारे अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज पार्टिकल जब होगा तो लाइट इमिट करेगा, और लाइट इमिट करेगा तो इसका एनर्जी धीरे धीरे क्या होता जाएगा? लॉस। और जैसे लॉस होता जाएगा वैसे ये धीरे धीरे इसका एनर्जी लॉस होते होते ये न्यूक्लियर स्पाइरल पाथ बना लेगा वो। यानी इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो अपना एनर्जी लॉस करते 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 एक समय उसका एनर्जी कंप्लीट लॉस हो जाएगा और वो रेस्ट में आ जाएगा। तो उसने बोला कि हमारे थ्योरी से तुम्हारा थ्योरी मैच नहीं हो रहा है। तो बताया तो सही है, लेकिन उसको रदरफोर्ड उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ पे कंटिन्यूअस एक ही एनर्जी लेके घूमता रहता है। क्यों? इस बात को हम पढ़ेंगे। कहाँ? ये क्यों नहीं न्यूक्लियस में गिरता है, हम बोर में पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो ये चीज क्या मैक्सवेल ने बोला, रदरफोर्ड ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने पाथ पे क्या होता है? घूमता है। और आज हम जानते भी है घूमता है। लेकिन उस चीज को ये जब पूछ रहा था कि गिर क्यों नहीं रहा है, स्पाइरल पाथ बनाते हुए गिर क्यों नहीं जा रहा है, तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा थे। ये सबको क्लियर हो गया पॉइंट्स? क्या रदरफोर्ड ने बोला, क्या मैक्सवेल ने बोला? रदरफोर्ड ने गलत नहीं बोला, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान से सुनो। नेक्स्ट पॉइंट स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया है। तो बोर पढ़ने के पहले मैं तुम लोग को स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, और थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम पढ़ के आए भी होगे। सनलाइट से अगर हम प्रिज्म से पास किया जाता है तो 7 डिफरेंट कलर में डिस्पर्स हो जाता है और वो विब्योर में दिखता है। और वो कैसा स्पेक्ट्रम होता है? कंटिन्यूअस। अब तुम कंटिन्यूअस का नाम नहीं सुने होगे। तो एक कलर दूसरे कलर में क्या होता है? मर्ज होता है। उनके बीच में गैप होता है क्या? नहीं। तो आगे चल के मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूं अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में दो आता है, एक आता है इमिशन स्पेक्ट्रम और एक आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हम आगे पढ़ाएंगे,
ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि मैं थोड़ा सा स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी दे दूं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम आगे पढ़ने वाले, इसी में पढ़ने वाले हैं। और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, इसी में हम पढ़ने वाले हैं। अब ये जो दिखता है वो सनलाइट में दिखता है। जब सनलाइट को प्रिज्म से पास करवाया जाता है तो ये 7 डिफरेंट कलर में क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है, और एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होता है। एनसीईआरटी में उसको, एनसीईआरटी है क्या? हाँ, तो एनसीईआरटी में इसका डायग्राम क्लियर बना के दिया भी है इसमें। लाओ दो इधर, तो आगे पढ़ाएंगे। तो देखो, ये एक कलर दूसरे कलर में क्या है, मर्ज है, तो इसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आगे पढ़ाने वाले हैं। अब क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रम, ये कहां देखने को मिलेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन जब जंप मारेगा ना, तो वहां पर लाइट इमिट करेगा, रेडिएशन निकालेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग हम देखेंगे, तो जब जंपिंग देखेंगे तो उस केस में लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। अच्छा, तो लाइन स्पेक्ट्रम होता कैसा है? तो लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो डायग्राम नहीं निकल है। देखो, लाइन स्पेक्ट्रम ये होता है, ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना के दिया, इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब समझा दे रहा हूं मैं। हाँ, एक कलर यहां दिखेगा तो यहां बीच में गैप आ जाएगा, फिर एक कलर यहां दिखेगा, फिर बीच में गैप आएगा, फिर यहां पर कलर दिखेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होते हैं, उसमें कोई गैप नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कलर दिखेगा, देखो इसमें कलर दिख रहा है, इसमें एनसीईआरटी में देखो तो लिखा हुआ कलर है, फिर लाइन बार दिखा हुआ, गैप है, फिर लाइन है, कलर है, फिर गैप है, फिर लाइन है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आगे चलकर हम दो स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये हमें सनलाइट में देखने को मिलेगा, और ये हमें जब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जंपिंग करेंगे वहां देखने को मिलता है। हाँ, हाँ कर सकते, ये वाला फिर एक और प्रिज्म लगाएंगे ना तो फिर से हो, नहीं वैसे नहीं आएगा, ये अलग अलग होते हैं। तो इस चीज के बारे में इतना थोड़ा बहुत क्लियर हो गया ना कि लाइन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में सनलाइट में देखने को मिलता है, और एक लाइट दूसरे लाइट में क्या होता है, एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होता है। लाइन स्पेक्ट्रम कहां देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन में हम देखेंगे, तो वो हम आगे पढ़ाएंगे। तो उसमें कैसे लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस में एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होगा, और ये कलर और दूसरे कलर के बीच में क्या होता है, गैप होता है, तो वो ब्लैक कलर का दिखने लगता है। ये कलर इस कलर के बीच में कलर जब देखेगा तो यहाँ पर गैप होगा, तो वो ब्लैक कलर दिखने लगता है, लाइन लाइन दिखने लगता है बीच में गैप के जैसे, उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इससे ड्रॉबैक से कैसे जोड़ा गया है, तो ध्यान से सुनना। एटॉमिक स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस बैंड स्पेक्ट्रम ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी। ये जब बोल रहा है मैक्सवेल कि जब मोशन होगा, तो कोई भी चीज का मोशन होता है तो अपना कंटिन्यूअस उसका एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है, तो वो कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस होता है। तो कंटिन्यूअस जब एनर्जी लॉस होता है तो उसमें लाइन स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए था, सॉरी उसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए था, बट इट इज लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन्स के जंपिंग में लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है? तो ये चीज पूछा गया रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड से क्या पूछा गया कि ये बताओ कि जब चार्ज पार्टिकल अपना कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस करेगा तो ये स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए था, तो ये स्पेक्ट्रम क्यों दिख रहा है? तो उसको इसके जवाब नहीं था, तो इसका जवाब देगा बोर। क्लियर हो गया? सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला? सिंपल लैंग्वेज में ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो एनर्जी लॉस होता है, बाद में हम पढ़ेंगे एक फॉर्मूला, जो एनर्जी लॉस होता है
वो एनर्जी लॉस की वजह से एक लेमडा क्रिएट होता है, एसी अपॉन लेमडा। तो वो एनर्जी लॉस के द्वारा ये स्पेक्ट्रम देखने को मिलना चाहिए था। लैंग्वेज सिंपल में बता रहा हूं, जब हम आगे और चीजें जान जाएंगे तो आगे और थोड़ा मतलब सिंपल वे में क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है तो उसमें एनर्जी लॉस हो रहा है, और ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी चेंज, डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी, उस एनर्जी चेंज की वजह से जो लाइट इमिट हो रहा है वो लाइट इमिट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के रेंज में आना चाहिए था, लेकिन कैसा रेंज में आ रहा था? लाइन स्पेक्ट्रम के रेंज में आ रहा था। तो लोगों ने पूछा कि ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है और उसका एनर्जी कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं दिखा के लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दिखा रहा है? तो वो उसका जवाब नहीं था उसके पास, वो चुप हो गया, इसीलिए वो ड्रॉबैक में चला आया। ये लाइन क्लियर हो गया सबको? ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। तीसरा लास्ट 1 पॉइंट, इट कैनॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, कौन बताएगा? बोर, बोर बताएगा। और क्या? और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन से यहां घूम रहा था तो इसके पास एनर्जी होगा, तो एनर्जी का कैलकुलेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था। हर ऑर्बिट में जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अपना अपना एनर्जी होता है, ठीक है? तो हम उस एनर्जी के बारे में बोर में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट्स? चलो, तो अब मेरे को ये बताओ, तो ये पॉइंट्स लिख भी लो। वॉल्यूम पेज नंबर 30 ओपन करो। हम पहले कंसेप्चुअल देखेंगे, पेज नंबर 27। अच्छा, उससे पहले कंसेप्चुअल और है क्या? अच्छा, जब पहले ये देख लो, पेज नंबर 27 नहीं 30 निकालो, 30 कर लेते, इसके बाद ये करते हैं। पहले पेज नंबर 30 ओपन करो। पेज नंबर 30 कंसेप्चुअल का पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, बट अल्फा पार्टिकल इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रे इन डिस्चार्ज ट्यूब इज मोर। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रे का डिफ्लेक्शन ज्यादा कब होगा? पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल इज मोर। सेकेंड ऑप्शन, ग्रेटर इंट्रैक्शन विथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेस मास ऑफ पार्टिकल, ऑल ऑफ द एबव। ये मेरे को बताओ, जब E/M रेशियो में तुम लोगों को पढ़ा रहा था तब 3 चीजें बताया था। कोई चार्ज पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन कब आएगा? तो पहला बताया था, जितना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा, मोर चार्ज मोर डिफ्लेक्शन। दूसरा बताया था कि चार्ज मान लो सेम है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा। और तीसरा बताया था, जितना लाइटर पार्टिकल होगा उतना ही डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा। उस समय बोला भी था इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब मोर डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पर तीनों सुटेबल है, यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये E/M के लिए बताया था ना तुम लोगों। नेक्स्ट, द कंस्टेंसी ऑफ E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन शो। E/M रेशियो, electrons mass is 1837 times the mass of proton. Electron is a universal particle of all matter. Electron are produced in discharge tube only. क्या होगा? थर्ड का आंसर क्या होगा?
तो ये क्वेश्चन क्या बोला, समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? E/m रेशियो जो है वो कांस्टेंट क्यों होता है? चाहे सोडियम का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन हो, है तो इलेक्ट्रॉन ही ना। उसका E/m वैल्यू क्या है? सेम होगा। तो E/m वैल्यू सेम क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ए यूनिवर्सल पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर, और सब में एक जैसा हो, इसीलिए उसमें E/m का रेशियो कॉन्स्टेंसी, मतलब कांस्टेंट क्यों है। तो क्यों का रीजन बताया था ना, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स निकले हो तो इलेक्ट्रॉन है, चाहे सोडियम से निकले, चाहे पोटेशियम से निकले, चाहे रिबिडियम से निकले, चाहे हाइड्रोजन से निकले, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, उसका चार्ज और मास क्या रहेगा? सेम रहेगा, इसीलिए E/m का वैल्यू कांस्टेंट बना रहेगा। नेक्स्ट, E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, सेकेंड ऑप्शन आएगा ना, कोई डाउट है? फिफ्थ नंबर, व्हेन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, क्यों? नहीं, नन ऑफ दिस आएगा। स्पीड के लिए तो चार्ज इंक्रीज नहीं रिमेन सेम है, एनर्जी जाएगी ना, मतलब आक्रॉस मोशन बग की स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, एनर्जी कमी होता है ना। हेडिंग डालो, राइट डाउन करो, राइट डाउन करो। हेडिंग डालो, द मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, the mass of moving electron, the mass of moving electron may be calculated, the mass of moving electron may be calculated by applying the formula, by applying the formula by applying the formula by applying the formula m equal to m naught upon रूट अंडर 1 माइनस v बाई सी का स्क्वायर। m क्या है? अब मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ध्यान देना, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेगा
तो उसका जो मास होगा वो हम बोलते हैं एम नॉट। तो ये जो एम नॉट है वो चार्ज, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इन रेस्ट पोजीशन। तो दिस एम नॉट इज रेस्ट मास, जिसको हम बोलते हैं। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में रहेगा तो इसको रेस्ट मास के नाम से जानते हैं। यानी जब उस चार्ज पार्टिकल में मोशन नहीं है, तो मोशन नहीं है तो हम एम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जब चार्ज पार्टिकल में मोशन आ जाएगा, यानी चार्ज पार्टिकल के अंदर जब मोशन आ जाएगा तो उसका याद रखना, जब चार्ज पार्टिकल के अंदर मोशन आ जाता है तो या तो मास घटेगा तो बढ़ेगा, इस चीज को हम कंक्लूजन निकालेंगे। लेकिन उस चार्ज पार्टिकल के अंदर मास रेस्ट मास के बराबर नहीं होता है। तो ये लाइन को बिल्कुल ध्यान में रखना। क्या, अगर चार्ज मान लो ये चार्ज पार्टिकल Q है या इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो मास होगा तो रेस्ट में मास कुछ और होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा तो उस समय उसका मास चेंज हो जाएगा। मास में आने के बाद चेंज हो जाता है, बता रहे हैं क्यों, और बढ़ेगा या घटेगा उस चीज को हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं। तो उसका मास जो है, और चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में आता है तो उसका मास में चेंजेज आता है। अच्छा, मास बढ़ेगा या घटेगा उसको कंक्लूजन लेने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये मास है तब का जब मास क्या है, मास के अंदर स्पीड है। तो ये चार्ज के अंदर क्या है, स्पीड है। तो चार्ज पार्टिकल क्या है, मोशन में है। जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो उसको हम मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे। अब चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होगा तो हम, इसका मतलब रेस्ट में मास कुछ और है और मोशन में मास कुछ और है। तो हमारा अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर चार्ज पार्टिकल को अगर हम मोशन में लाते हैं यानी रेस्ट से मोशन में लाते हैं तो उसका मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो अब कोई भी चार्ज पार्टिकल को जब मोशन में लाएंगे तो ये चीज समझ में आ गया ना कि उसका मास क्या होगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो ये जो है वो मास है उस चार्ज पार्टिकल का जब चार्ज पार्टिकल कब है, मोशन में है। और ये मास कब है, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। यानी दोनों का मास क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है। और रूट अंडर 1 माइनस v/c, v मतलब क्या हुआ, v मतलब वेलोसिटी, यानी कितना हमने उसको मोशन में लाया। तो दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। यानी जब हम चार्ज पार्टिकल्स को जब हम स्पीड देंगे, उसमें मोशन लाएंगे, तो ये जो वेलोसिटी v बताएगा वो वेलोसिटी बताएगा। और यहां पर c है, c बोले तो स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दिस वन इज ए स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। तो इसमें सारे टर्म समझ में आ गया। m इज ए मास व्हेन चार्ज पार्टिकल विल बी इन मोशन, और m नॉट इज ए रेस्ट मास, यानी जब चार्ज पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में होगा। 1 माइनस v/c, v इज वेलोसिटी, जितना हम चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देंगे। c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारा अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अब 1 बाय 1 हम स्टेप तुम्हें बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। स्टेप 1 में, स्टेप फिर मत बोलना कि सर दोबारा समझा। स्टेप 1 में ध्यान से समझना। पहले हम इस पार्ट को उठाते हैं, पूरा पार्ट नहीं उठाते, 1 बाय 1 स्टेप हम उठाते हैं। मुझे ये बताओ कि पहला स्टेप, अगर मैं वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ा दूं
वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ा दूं तो ये चार्ज का ये जो स्पीड ऑफ लाइट तो उतना ही रहेगा। अगर ऊपर वाला वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा तो ये टोटल वैल्यू क्या होगा? अगर मैं वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ाऊंगा, वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो v बाई सी का टोटल वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर हो गया? अगर ये वैल्यू बढ़ेगा, अब स्टेप 2 में जाते हैं। जब ये वैल्यू बढ़ेगा, यहीं पर देख लेते हैं, जब ये वैल्यू बढ़ेगा तो 1 में से इस वैल्यू को अगर माइनस करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू बढ़ेगा, तो जब 1 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा? टोटल वैल्यू कम होगा ना, क्योंकि जी 1 में से ये वैल्यू बढ़ के कम हो रहा है, तो टोटल वैल्यू क्या गिरेगा? कम गिरेगा। समझ में आ रहा? 1 बाय 1 स्टेप ना। ये बढ़ा तो टोटल वैल्यू बढ़ गया। जब टोटल वैल्यू बढ़ गया, 1 में से बढ़ा हुआ पार्ट को माइनस करेंगे तो टोटल पार्ट क्या आएगा? हाँ? कम आएगा ना, तो ये कम आएगा। अब मुझे ये बताओ कि जब ये टोटल वैल्यू कम आने लग गया तो ये तो रेस्ट मास तो कांस्टेंट रहेगा। अब स्टेप 2 में जाते हैं। अब स्टेप 2 में ये तो फिक्स रहेगा। अब नीचे वाला वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। ये वाला घट रहा है ना वैल्यू, चाहे रूट अंडर में भी हो तो वही रहेगा। अब नीचे वाला वैल्यू घट रहा है, तो जब नीचे वाला वैल्यू घट रहा है तो टोटल वैल्यू क्या होगा? जब ये तो फिक्स है और ये घट रहा है तो टोटल वैल्यू क्या होगा? यानी हमारे को कंक्लूजन ये मिल गया कि जब हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे या रेस्ट में से जब वेलोसिटी में आएंगे, यानी व्हेन चार्ज पार्टिकल विल बी इन मोशन देन m विल बी, यानी मास बढ़ जाएगा। अब ध्यान दो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब चार्ज पार्टिकल को मोशन दिया जाता है तो उसका मास बढ़ जाता है। तो व्हेन, फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? व्हेन चार्ज पार्टिकल इन मोशन देन मास विल बी इंक्रीज। मास क्या हो जाएगा? कोई इस बात को मानने से ऐसा नहीं कि इनकार करेगा ना। मास विल बी इंक्रीज। अब मुझे ये बताओ कि जब मास बढ़ जाएगा और स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू क्या होता है? स्पेसिफिक E बाई एम। जब ये बढ़ गया तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? तो E बाई एम वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब मुझे बताओ ऐसा कोई है जिसको ये चीज समझ में नहीं आया? लिख लो इसको। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? कब क्या क्या हो गया? ये बढ़ा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो ये घटा, जब ये घटा तो सब बढ़ा। सब बढ़ा मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है? व्हेन चार्ज पार्टिकल विल बी इन मोशन। इसका मतलब अगर हमारे ऊपर चार्ज लगा दिया जाए और स्पीड दे दिया जाए तो हम 50 किलो से 60 किलो के हो जाएंगे। तो जो चार्ज पार्टिकल को अगर मोशन दे दिया जाता है तो अब सोचो, एक चीज और सोचो। क्या सोचो? अगर स्पीड बढ़ाते 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 स्पीड लाइट के बराबर कर दिया गया, व्हेन स्पीड को बढ़ाते बढ़ाते लाइट के बराबर कर दिया गया तो ये और ये इक्वल हो गया, तो v बाई सी विल बी इक्वल, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? तो टोटल वैल्यू क्या आएगा?
टोटल वैल्यू क्या आएगा? इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट, यानी उसका मास बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल का मास लाइट की स्पीड से उसको भगा दिया जाए तो उसका मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। लिख लिए इसको। इसको आगे पढ़ाएंगे अभी। और ये आइंस्टीन के इक्वेशन से जुड़ जाता है, इक्वल टू mc स्क्वायर। हाँ, सी लाइट का स्पीड होता है। तो जो आइंस्टीन ने बताया था ना, वो क्या बताया? इक्वल टू mc स्क्वायर। ई मतलब एनर्जी, यानी कोई भी मास पार्टिकल जब चलेगा तो उसमें क्या आएगा? एनर्जी। वही तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा था कि है, हाँ, तो एनर्जी वहां से वेलोसिटी भी ले सकते हो। तो उसने लाइट के ऊपर इन्वेंट किया ना, तो इसीलिए बोला गया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब चलता है तो उसमें एनर्जी होता है, और एनर्जी कंटिन्यूअस लॉस होता चला जाता है। यही तो बात मैक्सवेल भी बोल रहा था कि चार्ज पार्टिकल जब चलेगा तो उसमें एनर्जी इमिट करे और एनर्जी लॉस होना चाहिए। यही तो बात रदरफोर्ड से उसने पूछा था कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस क्यों नहीं कर रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस पाथ पे क्यों घूमता जा रहा है? तो बोला मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है? बेलगाम ऐसे घूमता रहेगा। रदरफोर्ड को हो सकता है उस जमाने में तुम ही रदरफोर्ड हो। ये मेरे को बताओ, ये पॉइंट सबने लिख लिया और समझ में आया? तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? चार्ज पार्टिकल विल इन मोशन, देन मास विल बी इंक्रीज। अब इस चीज का थोड़ा यूज पढ़ लेते हैं। जब मास बढ़ जाएगा तो ई बाई एम रेशियो, क्योंकि ये बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू। और अगर मास उस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी किसके बराबर कर दिया जाए तो उसका मास कितना हो जाएगा? क्लियर हो गया? लिख लिए? लिख लिए कि नहीं लिखे? अब जो वॉल्यूम का क्वेश्चन है कंसेप्चुअल, अब फिर से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। तो मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन के स्पीड बढ़ाएंगे तो मास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मास स्पीड बढ़ाएंगे तो मास डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन चार्ज पार्टिकल विल बी इन मोशन देन मास विल बी। तो जब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, व्हेन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा तो मास क्या होगा? मास बढ़ेगा। और जब मास बढ़ेगा तो ई बाई एम रेशियो क्या हो जाएगा? हाँ, तो देन ई बाई स्पेसिफिक चार्ज बोले तो ई बाई एम विल बी डिक्रीज। कोई डाउट? इसको लिख लिया पूरा? डाउट नहीं है ना 5th में? अब समझ में आ गया कैसे करना है ना? यानी कि हवा में सस्सी होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अभी और आगे पढ़ाएंगे आइंस्टीन का जो इक्वेशन इक्वल टू mc स्क्वायर, ये सब आगे अभी आएगा। इस चीज को आगे हम डिस्कशन करेंगे। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बता रहा हूं। और किसी को डाउट नहीं है ना किसी चीज में?